हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है बीएएमएस के बारे में, तो आज के वीडियो में ए टू जेड पूरी डिटेल्स मैं बीएएमएस की बताऊंगी, उसके काउंसलिंग की बताऊंगी, कितने मार्क्स वाले लोगों को इसकी काउंसलिंग करवानी चाहिए और कितने मार्क्स तक हैं तो आपके लिए बीएएमएस ही सूटेबल है, और प्राइवेट से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्राइवेट से करने से क्या फ़ायदे क्या नुकसान होंगे, और अगर आपको मुझसे काउंसलिंग करानी है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, किस किस प्रकार की इसकी काउंसलिंग होती है, मतलब सब कुछ बीएएमएस काउंसलिंग प्रोसेस और बीएएमएस कोर्स के बारे में आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। लेट्स गो। देखिए, बीएएमएस का एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक बात करेंगे, सैलरी वगैरह सब कुछ बात करेंगे, करियर स्कोप, जॉब, सब कुछ ए टू जेड डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में बीएएमएस के बारे में। ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा बीएएमएस कोर्स। बीएएमएस कोर्स आखिर है क्या और इसकी रेपुटेशन कितनी है। देखिए, बीएएमएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स एंड सर्जरी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो मेडिकल कोर्सेज में ये दूसरे पोजीशन पे आता है, यानी कि एमबीबीएस के बाद अगर सबसे अच्छा कोई कोर्स है, एमबीबीएस के बाद सबसे अच्छा कोई कोर्स है तो वो आपका बीएएमएस आता है। पहले आपका बीडीएस आता था, लेकिन इस समय बीएएमएस का क्रेज़ इतना बढ़ गया है कि एमबीबीएस के बाद दूसरे नंबर का जो कोर्स आता है वो आपका बीएएमएस आता है, या फिर आपका वेटरनरी बीवीएससी आता है। ये दो कोर्सेज आपके बेस्ट होते हैं सेकंड नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे यही दो कोर्सेज के नाम आते हैं। अगर ऐसी ही एक वीडियो आपको बीवीएससी पे चाहिए होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं बीवीएससी पे भी वीडियो बना दूंगी। और फिर लास्ट में आपको अगर कंपैरिजन चाहिए होगा बीएएमएस और बीवीएससी का, तो एक कंपैरिजन का भी वीडियो मैं बना दूंगी। फिलहाल हम लोग सिर्फ बीएएमएस की बात कर रहे हैं। तो इसकी पोजीशन ये है कि ये दूसरे नंबर का बेस्ट कोर्स है। ठीक है, ये दूसरे नंबर का आपका बेस्ट कोर्स है, सेकेंड बेस्ट कोर्स मैं इसे कहूँगी, सेकेंड बेस्ट मेडिकल कोर्स है ये। ठीक है, अच्छा, हम इसके फीस की भी बात करेंगे। देखिए, इसमें एडमिशन के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना होता है, ये आपको मालूम ही होगा कि इसमें एडमिशन के लिए आपको नीट यूजी का एग्ज़ाम देना होगा। कोई भी दूसरा एग्ज़ाम इसके लिए नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नीट एग्ज़ाम से ही इसमें एडमिशन होता है। पहले दूसरे एग्ज़ाम्स होते थे, अब नहीं होते, अब सिर्फ और सिर्फ नीट से ही इसमें एडमिशन होता है। सो नीट का जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो बीएएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि नीट में कितनी कट ऑफ रहे तो इसमें एडमिशन मिलेगा, वो हम बात कर लेते हैं। नीट की बात करें तो लास्ट राउंड की कट ऑफ की बात कर रही हूँ, क्योंकि अलग अलग वीडियो में अलग अलग कट ऑफ की बात की जाती है। कोई टीचर हो सकता है कट ऑफ कुछ और बता रहा हो, कोई कुछ और बता रहा हो, लेकिन आप ये चेक करें कि वो टीचर जो बता रहा है वो किस राउंड की कट ऑफ बता रहा है, और वो स्टेट काउंसलिंग के लिए बता रहा है या आपके ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए। सो कई बच्चे कहते हैं ये टीचर तो ऐसा कह रहे थे, ये टीचर ऐसा कह रहे थे। तो पहली बात, सब एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं। दूसरी बात, कौन किस राउंड का बता रहा है ये भी मायने रखता है। ठीक है, सो नीट की टोटल 3 तरह की काउंसलिंग होती है। एक होती है आपकी एमसीसी काउंसलिंग, दूसरी होती है आपकी आयुष काउंसलिंग, तीसरी होती है आपकी वीसीआई काउंसलिंग। ठीक है, सो आयुष काउंसलिंग जो कि AACCC की वेबसाइट पे होती है, ये वाली काउंसलिंग से ही आपको क्या मिलता है, बीएएमएस का कोर्स मिलता है। और ये काउंसलिंग 2 तरह की होती है। इस काउंसलिंग में भी 2 तरीका होता है। एक होता है ऑल इंडिया कोटा, जिसमें इंडिया के सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और आप इंडिया में कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। दूसरा होता है स्टेट काउंसलिंग, जिसमें सिर्फ उसी स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जिस स्टेट की काउंसलिंग हो रही है। ठीक है, हर स्टेट की अपनी अलग अलग होती है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से फ़ायदा ये है कि आप अपने स्टेट के बाहर भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन इसमें केवल 15% सीटें आती हैं। और स्टेट काउंसलिंग में ये होता है कि इसमें 85% सीटें आती हैं, और लेकिन आप सिर्फ अपने स्टेट में एडमिशन पा पाओगे। बात समझ आ रही है? जैसे मान लो काउंसलिंग शुरू हुई, अब आप चाह रहे हो कि आप दिल्ली के हो लेकिन आप चाह रहे हो राजस्थान में सीट लेना, तो आप कौन सी काउंसलिंग कराओगे? ऑल इंडिया कोटा। लेकिन आप चाह रहे हो अपने ही स्टेट में एडमिशन लेना, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप स्टेट काउंसलिंग करवाएं, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग में ज़्यादा सीटें आपको देखने को मिलेंगी, ज़्यादा चांस होगा सिलेक्शन का। जिसके मार्क्स कम है वो स्टेट काउंसलिंग की तरफ उसको ज़्यादा जाना चाहिए। ठीक है, सो मार्क्स कम है तो आप स्टेट काउंसलिंग कराएं, और आप अपने स्टेट के बाहर एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी हाल में, तो आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराएं। ठीक है, तो अगर आपको बीएमएस कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप कौन सी काउंसलिंग पे फोकस करोगे? आयुष काउंसलिंग पे, वो भी AACCC। अब इसमें आपको चुनना होगा कि आपको AIQ में जाना है या स्टेट में। AIQ में वो बच्चे जाएं जिनके मार्क्स अच्छे हैं और वो दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं।
अपने स्टेट में भी जा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट में इससे जा सकते हो, अपने में भी और बाहर में भी। लेकिन जो स्टेट वाला है उससे सिर्फ आपको अपने ही स्टेट में एडमिशन मिलेगा और कहीं एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपका चुनाव होगा कि आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। कितने मार्क्स तक हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो और कितने मार्क्स तक हो तो आप प्राइवेट कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की कट ऑफ बताती हूँ, फिर इस कोर्स की डिटेल डिस्कस करेंगे, करियर स्कोप, सैलरी वगैरह और कॉलेज की फीस वगैरह सब डिस्कस करेंगे, चिंता ना करें आप। देखिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की पहले कैटेगरी वाइज कट ऑफ बात कर लेते हैं, फिर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे। यहाँ मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँगी, प्राइवेट, ठीक है, यहाँ हम प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे। क्लियर है? अच्छा, प्राइवेट कॉलेज की भी कट ऑफ जाती है। लोग ऐसा ना समझे कि प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ नहीं जाती, प्राइवेट कॉलेज में क्वालिफाई हो तो कर लोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैंडिडेट के लिए, अगर कोई जनरल है तो उसका 480 तक आ रहा है तो उसकी किसी ना किसी काउंसलिंग में लास्ट राउंड तक हो जाएगा। इससे ऊपर ही जाता है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड की बात करोगे या ऑल इंडिया कोटा की बात करोगे तो इससे ऊपर कट ऑफ जाएगी। लेकिन स्टेट में, अपने स्टेट में आप अगर देखोगे लास्ट राउंड तक आते आते तो इतने तक कट ऑफ जाएगी। इससे 10 नंबर ऊपर नीचे है तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ बता देते हैं। इसका कट ऑफ लगभग सेम रहता है, कुछ ही मार्क्स का अंतर रहता है। इसकी कट ऑफ 470 के लगभग जाएगी। जिसके 460 नंबर भी हैं वो भी एक बार के लिए मान के चले उनका हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में 450 मार्क्स तक कट ऑफ जाएगी और एसटी कैटेगरी में 390 मार्क्स तक कट ऑफ जाएगी, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ रहेगी गवर्नमेंट कॉलेजेस की। स्टेट की कट ऑफ बता रही हूँ, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की कट ऑफ इससे ज़्यादा रहेगी, इससे कम नहीं रहेगी। और स्टेट में भी एक एवरेज मैंने कट ऑफ ली है हर स्टेट की। किसी किसी स्टेट में हल्का फुल्का ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, इन सब में 5-5 नंबर, 10-10 नंबर आप ज़्यादा मान के चलें। और बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें 5-5 नंबर, 10-10 नंबर आप कम मान के चलें। सो ये एक एवरेज कट ऑफ मैंने बताई है। इसके आसपास आपका नंबर है 5-10 नंबर प्लस या 5-10 नंबर माइनस, तो आप ज़रूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस होते हैं, ठीक है। प्राइवेट की बात कर लेती हूँ। प्राइवेट में जनरल कैटेगरी में अगर आपके 300 मार्क्स तक भी आ रहे हैं तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने की आराम से चांसेस हैं। 5-10 नंबर कम है तो भी आपको चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात कर लें तो अगर आपके 280 तक हैं तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांस हैं। एससी कैटेगरी की बात कर लें तो अगर आपके 200 मार्क्स भी हैं तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके 150 प्लस हैं तो भी आपको जो प्राइवेट कॉलेज है उसके मिलने के चांस है। मैंने शायद गवर्नमेंट बोल दिया था, प्राइवेट की बात हो रही है, ठीक है। इतने मार्क्स पे आपको प्राइवेट कॉलेज, अच्छा प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। कई कॉलेज ऐसे भी होते हैं कि अगर आप सिर्फ क्वालिफाई तो भी आपको जो है एडमिशन दे देते हैं। कई प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं, लेकिन उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं होती। अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, मतलब पढ़ाई से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको डिग्री से मतलब है, तो आप प्राइवेट ऐसे कॉलेजेस में भी एडमिशन करा सकते हो जो सिर्फ क्वालिफाई के बेसिस पे एडमिशन दे देंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स इस बार जनरल का जो है वो आपका लगभग 125 जाएगा, हालांकि जब रिजल्ट आ जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। और बाकी अदर्स के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लगभग 95 जाएगा। सो इतने मार्क्स भी कम से कम आ रहे हैं तो भी आप प्राइवेट कॉलेज की उम्मीद लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गई आपकी कट ऑफ की बात बीएमएस के लिए। गवर्नमेंट, प्राइवेट और क्वालिफाइंग मार्क्स पे एक एवरेज लेवल का आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब बीएमएस कॉलेज की फ़ीस कितनी लगती है? फ़ीस भी लोगों को परेशान करती है कि कितनी फ़ीस आखिर हमारी लग जाएगी तो हम प्राइवेट और गवर्नमेंट के बारे में सोचें। तो बीएमएस की फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं लगती कि आप करा ना पाओ। अगर गवर्नमेंट की हम बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो फीस के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेगा कि 10,000 से लेकर के 80,000 तक पर ईयर फीस लगती है, पर ईयर। यानी एक साल की फ़ीस आपकी किसी किसी कॉलेज में मात्र 10,000 रुपये है, किसी किसी कॉलेज में 80,000 तक है, ठीक है। सो 10,000 से 80,000 तक पर ईयर आपकी फ़ीस लगती है। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ीस होती है ना। 80,000 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, किसी किसी कॉलेज में इक्के दुक्के दिल्ली के कॉलेज हैं और उत्तराखंड के कॉलेज हैं जिसमें 80,000 से ज़्यादा है, लेकिन 10,000 से कम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये आपका 5.5 साल का कोर्स होता है, 5.6 ईयर्स,
ठीक है, 5.6 ईयर्स का कोर्स होता है, तो उसी हिसाब से आप जोड़ सकते हैं आपका कितना खर्चा आएगा। ये सिर्फ कॉलेज की फ़ीस है, हॉस्टल मेस ये सब की फ़ीस अलग होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की। अब बात कर लेते हैं हम प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट में फ़ीस की बात करें तो कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस काफ़ी कम है, कुछ कुछ की काफ़ी ज़्यादा है। आप मान के चल सकते हो 2 लाख पर ईयर से लेकर के आपके 7 लाख पर ईयर तक फ़ीस है। कुछ कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं 7 लाख पर ईयर तक आपकी फ़ीस जो है वो है, 2 लाख पर ईयर से 7 लाख। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस जो हैं वो आपकी मतलब ज़्यादातर जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें फ़ीस आपकी 2 से 3 लाख ही होती है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसकी फ़ीस आपकी 7 लाख तक जाती है। ठीक है, तो वो कॉलेज जब आप काउंसलिंग में भर रहे हो तो आपको ध्यान से भरने होते हैं। सो 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर की फ़ीस जाएगी, और ये भी आपका 5.5 साल का कोर्स होगा, तो उस हिसाब से आप फीस जोड़ लें कि कितना बैठेगा। साथ में हॉस्टल फीस और आपके मेस के चार्जेस अलग होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है? अच्छा, आप कहोगे मैम क्या हॉस्टल और मेस लेना ज़रूरी है? अगर उस कॉलेज की हॉस्टल मेस फीस ज़्यादा होगी तो क्या ये लेना ज़रूरी होता है? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो कॉलेज के बाहर भी रह सकते हो, हॉस्टल और मेस आप खुद से भी अरेंज कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज की हॉस्टल मेस की फ़ीस ज़्यादा है तो आप वहीं का पेमेंट करें, आप बाहर भी ले सकते हैं, लेकिन फ़ीस पेमेंट तो करना पड़ता है कॉलेज की, तो वो फ़ीस मैंने आपको बता दी। ठीक है, अभी तक हमने BSMS का फुल फॉर्म देख लिया, उसकी हमने काउंसलिंग देख ली कौन सी करवानी है, और आपकी फ़ीस पेमेंट देख ली, कट ऑफ देख ली। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग आपको स्टेप बाय स्टेप करनी कैसे होती है। ठीक है, काउंसलिंग का इस प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस भी आपको थोड़ा जानना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस की बात कर लेते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस फॉर BAMS। इसमें मैं आपको अच्छा सा सजेशन दूंगी कि कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होती है BAMS की, और कैसे कैसे आपको करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मुझसे करवाना चाहते हो काउंसलिंग की प्रोसेस, तो मेरा फ़ोन नंबर है 8957391589। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद मैं आपको QR कोड दूंगी। अगर आपको सिर्फ मुझसे कॉल पे कुछ चीज़ें पूछनी है तो आपको 200 रुपये देने होंगे, मैं आपको खुद कॉल कर लूँगी। और अगर आपको मुझसे काउंसलिंग कराने हैं तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए या फिर स्टेट के लिए, दोनों में से एक के लिए मैं 2500 चार्ज करती हूँ, और अगर आपको दोनों कराने हैं तो 5000 रुपये। ठीक है, करूँगी। एक कराना है तो 2500 रुपये। ठीक है, सो ये मेरे चार्जेस हैं। आप अगर मुझसे कराना चाहते हो तो आप इस नंबर पे संपर्क करके मुझसे करा सकते हो। बाकी अगर आप खुद करना चाहते हो तो उसकी प्रक्रिया में भी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे कुछ छुपाने का मैटर नहीं है कि मैं ही आपको फ़ोन करेंगे तभी मैं आपको बताऊँगी या मैं ही करवाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सारी प्रक्रिया बताती हूँ, आप खुद कर ले जाएँ, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते तो आप मुझसे करा सकते हैं। तो काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहेगी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपकी MCC की काउंसलिंग शुरू होती है, उसमें आपको भाग नहीं लेना है अगर आप सिर्फ BAMS टारगेट कर रहे हो। आपको इंतज़ार करना है किस काउंसलिंग की? आयुष काउंसलिंग की। आयुष काउंसलिंग का आपको इंतज़ार करना है। ठीक है, आयुष काउंसलिंग का आपको क्या करना है? वेट करना है। MCC काउंसलिंग शुरू होने के लगभग 15 दिन बाद आपकी आयुष काउंसलिंग शुरू होती है। तो मान लेते हैं अगर MCC काउंसलिंग आपकी जुलाई में शुरू होगी, जुलाई स्टार्टिंग से शुरू होगी, तो ये काउंसलिंग आपकी 15 जुलाई से शुरू होगी। ठीक है, और ये काउंसलिंग में से ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग पहले शुरू होगी 15 जुलाई के लगभग। मैं आपको डेट बता रही हूँ कि मान लेते हैं ये जुलाई में शुरू होता है MCC, तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 15 जुलाई को शुरू होगा। और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग अगर आपको नहीं कराना है तो फिर आप स्टेट के लिए वेट करोगे, तो लगभग 30 जुलाई से स्टेट की काउंसलिंग शुरू होगी। लगभग 30 जुलाई से स्टेट्स की काउंसलिंग जो है वो शुरू होगी। एक अंदाज बता रही हूँ, डेट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, कोई स्पेसिफिक डेट अभी आई नहीं है। मैं आपको अंदाज बता रही हूँ कि इसके कितने दिन बाद ये होता है और इसके कितने दिन बाद ये होता है। लगभग 15-15 दिन का गैप रहता है। ठीक है, कभी कभी तो 1 महीना का गैप भी देखा गया है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, तो आयुष की काउंसलिंग आपको करानी है। ऑल इंडिया कोटा लगभग 15 जुलाई से स्टार्ट होगी और स्टेट कोटा लगभग 30 जुलाई से आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, काउंसलिंग अगर आपको खुद करनी है तो सबसे ध्यान रखने वाली बात है, जो भी आप काउंसलिंग कर रहे हो उस काउंसलिंग के रूल आते हैं। जब वो काउंसलिंग शुरू होने वाली होगी तो उसके नियम आएंगे। वो नियम आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए जब भी आप काउंसलिंग कर रहे हो, खुद से कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो जो कि साइबर कैफ़े वाला है या बहुत जानकार व्यक्ति नहीं है, तो आपकी 100% जिम्मेदारी बनती है कि आप काउंसलिंग के रूल पढ़ें। रूल नहीं पढ़ोगे तो आप काउंसलिंग में फंस जाओगे, आपको हो सकता है आपके पैसे भी चले जाएं, आपकी सीट भी चले जाए। इसलिए नियम पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं डबल स्टार मार्क इस पर लगा रही हूँ। नियम पढ़े बिना आप लोग काउंसलिंग ना करवाएं।
ठीक है। अच्छा, इस नियम की कुछ बातें मैं बता देती हूँ जो चीज़ तय होती है। कुछ बातें तो आपको जब रूल आ जाएगा तब पता चलेगा। मैं खुद वीडियो बनाऊंगी, आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये नियम जो है, कुछ बातें फिक्स रहती हैं, वो फिक्स बातें मैं बताती हूँ, बाकी कुछ बातें हर साल बदलती रहती हैं। तो बदलाव वाली बातें मैं नहीं बता पाऊंगी जब तक नियम आ नहीं जाता। सो रूल्स क्या होते हैं कि काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो चाहे स्टेट हो, अलग अलग रजिस्ट्रेशन दोनों का होता है, इकट्ठे नहीं होता। दोनों में ही प्रोसेस बिल्कुल ही अलग चलेगी, अलग अलग वेबसाइट पे चलेगी, एक ही जगह नहीं चलेगा। सो दोनों का कराना है तो 2 बार रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज में कर रहे हो तो 1,000 रुपये फीस लगती है रजिस्ट्रेशन की, साथ में कम से कम आपकी सिक्योरिटी मनी 10,000 रुपये लगती है। और ये 10,000 रुपये आपको वापस हो जाते हैं जब आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है, अगर आप सारे नियम फॉलो करते हो तो। अगर आप नियम तोड़ोगे तो ये 10,000 रुपये आपके वापस नहीं होते हैं। और एक बात का ध्यान रखना, ये 10,000 रुपये अपने अकाउंट से ही दीजिएगा, अपने अकाउंट से दीजिएगा, किसी के अकाउंट से मत दिलाइएगा, ना साइबर कैफ़े वाले से, ना मुझसे, ना किसी भी और से। ये जो पैसे हैं 10,000 रुपये, ये आपको अपने अकाउंट से ही देने चाहिए, क्योंकि उसी अकाउंट में वापस आएगा 1 साल बाद। जैसे अभी काउंसलिंग शुरू हो रही है तो अगले साल आपके अप्रैल वगैरह में ये पैसे वापस आते हैं, ठीक है। सो इसलिए आपको ये अपने अकाउंट से देने हैं। ये हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग में क्या होता है, चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज प्लस कोर्स सेलेक्ट करने होते हैं कि आप कौन सा कॉलेज भर रहे हो, किस जगह का, और कौन सा कोर्स भर रहे हो। तो कोर्स में इसके अंदर टोटल 5 कोर्स आएंगे इस काउंसलिंग में। जो आप काउंसलिंग करवा रहे हो, आयुष की काउंसलिंग, इसमें 5 कोर्स आते हैं, इसमें 5 कोर्सेज आते हैं। एक तो ए फॉर आपका BAMS, वाई फॉर आपका BNYS, लेकिन BNYS की काउंसलिंग अब थोड़ा सा बाहर कर दिया गया है, किसी किसी स्टेट में हो रहा है, किसी किसी में नहीं हो रहा। U फॉर BUMS, S फॉर BSMS और H फॉर BHMS। तो ये सारे कॉलेजेस आपको काउंसलिंग में देखने को मिलेंगे जब आप चॉइस फिलिंग करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको BAMS के कॉलेज चाहिए और यही सबसे बेस्ट होते हैं, इन सारे में से सबसे बेस्ट BAMS होता है। तो BAMS के कॉलेज आपको सबसे ऊपर भरने हैं, सबसे ऊपर BAMS का कोर्स और BAMS का कॉलेज भरना, और वो भी गवर्नमेंट। और अगर आप प्राइवेट भी चाहते हो तो गवर्नमेंट भरने के बाद आप नीचे की तरफ प्राइवेट भरें। कैसे भरोगे चॉइस फिलिंग? चॉइस फिलिंग करने का तरीका क्या होता है, चॉइस फिलिंग, इसमें जब आप चॉइस फिलिंग करोगे उसका पूरा तरीका बता रही हूँ। चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले कोर्स चुनना है। कोर्स में आपको सबसे ऊपर BAMS रखना होता है। BAMS रखने के बाद आप उसके गवर्नमेंट कॉलेज भरिए, एक लाइन से जितना हो सके उतने गवर्नमेंट कॉलेज भरिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको प्राइवेट में भी एडमिशन लेना है तो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको 10,000 के बजाय 50,000 देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों भरना है तो रजिस्ट्रेशन में 10,000 के जगह 50,000 रुपये लगेंगे, और सिर्फ गवर्नमेंट भरना है तो 10,000 रुपये लगेंगे। तो रजिस्ट्रेशन आप सोच समझ के करना, ठीक है। ये पैसे वैसे आपके वापस आ जाते हैं, इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। ये 1,000 वापस नहीं आएगा, ये वाला वापस आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको प्राइवेट भरना है तो फिर BAMS गवर्नमेंट सभी लोग भरें, उसके बाद BAMS का क्या भरें, वो प्राइवेट, अगर आप भरना चाहते हो तो प्राइवेट। और सेफ्टी के लिए चाहे तो अदर कोर्सेज भी भरें, जैसे कि BHMS भी अच्छा कोर्स होता है, चाहे तो BHMS के भी गवर्नमेंट कॉलेज सेफ्टी के लिए भर दें। और जो लोग प्राइवेट नहीं भरना चाहते हैं वो लोग इस चीज़ को कैप कर दें, सीधे BAMS के बाद BHMS का भरें। 2 कोर्स भरने का अलग से पैसा नहीं लगेगा, उतने ही पैसे में आप सारे कोर्सेज भर सकते हो। ये सारे जो कोर्सेज है ना, आप इन सारे कोर्सेज को भर सकते हो, आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी होती है एक से ज़्यादा कोर्स भरने के लिए। इतने सारे कोर्सेज को आप इकट्ठे भर सकते हो क्योंकि इनकी काउंसलिंग इकट्ठे चलती है। लेकिन MBBS BDS ये सब की अलग चलती है, उनके लिए अलग रजिस्ट्रेशन होता है। इन सारे को आप इकट्ठे भर सकते हो इतने पैसे पेमेंट करके। और प्राइवेट करना है तो यहाँ पे 10 के जगह 50,000 लगेगा। ये पूरी प्रोसेस होती है काउंसलिंग की। चॉइस फिलिंग के बाद आपको, चॉइस फिलिंग आपने कर ली, चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक होगा, चॉइस लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आपको मालूम चलेगा आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला, ठीक है। मालूम चल गया, मान लेते हैं कॉलेज आपको मिल गया। कॉलेज मिलने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फ्रीज कर दो, मतलब कि कॉलेज एक्सेप्ट कर लो, आपको कॉलेज पसंद आ गया, या फिर आपके पास ऑप्शन होता है फ्लोट कर लो। फ्लोट मतलब कि अपग्रेड, मतलब कि जो कॉलेज मिला है वो तो ठीक है, लेकिन इससे बेहतर मिल जाता तो अच्छा रहता। तो उस केस में आपको अपग्रेड या फ्लोट करना होता है, ये दोनों बात एक ही है।
और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप डिक्लाइन कर सकते हो, लेकिन रूल नियम पढ़ लेना कि डिक्लाइन करना सही है कि नहीं। कई बार डिक्लाइन करने पे पैसे जो आपके 10,000 रुपये हैं या 50,000 रुपये हैं वो कट जाते हैं, तो उसके लिए आपको नियम पढ़ने पड़ेंगे कि जो काउंसलिंग आप करा रहे हो उसका क्या नियम है, इसीलिए नियम पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। और मान लेते हैं आपको कॉलेज नहीं मिला, कॉलेज जो है वो नहीं मिला, तो आप जाओगे राउंड 2 में, राउंड 2 में। इसी तरह से आपके 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और 4 राउंड तक प्रोसेस चलती है। चौथे राउंड तक आपको कॉलेज नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, आपके जो भी पैसे हैं 10,000 या 50,000 वो वापस आ जाएंगे, और अगर मिल गया तो भी पैसे वापस आ जाएंगे, बस आपको कॉलेज पे जाके एडमिशन लेना होगा। ये पूरी प्रोसेस होती है काउंसलिंग की, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग की प्रोसेस भी समझ आ गई कि काउंसलिंग कैसे होती है। अब आगे बात कर लेते हैं BAMS कोर्स आखिर है कैसा। थोड़ा सा मैम इसके बारे में बता दो कि आखिर ये कोर्स है क्या, इसमें क्या कराया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, संस्कृत आता है क्या, ये सब भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, BAMS कोर्स की बात करें तो MBBS के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे अच्छा कोर्स होता है वो BAMS होता है। तो आप MBBS के बाद सबसे अच्छा कोर्स करने जा रहे हो अगर आप BAMS चुन रहे हो, ठीक है। BAMS कोर्स में क्या होता है कि आपको आयुर्वेदिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, आयुर्वेदिक तरीके से कैसे पेशेंट का इलाज किया जाए। लेकिन अगर आप आगे चलकर इससे कोई हॉस्पिटल अपना ओपन करना चाहते हो, आप सर्जरी वगैरह करना चाहते हो, गायनेकोलॉजिस्ट या नॉर्मल आँख, नाक, कान, गला ये सब की सर्जरी करना चाहते हो, तो आप सर्जन भी बन सकते हो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। तो BAMS के बाद सबसे अच्छी बात होती है कि BAMS के बाद आप क्या कर सकते हो, सर्जरी। BAMS के बाद आप सर्जरी कर सकते हो, लेकिन सर्जरी करने के लिए जैसे MBBS वालों को मास्टर्स करना पड़ता है, वैसे BAMS के बाद भी आपको MS करना पड़ता है, मास्टर्स का कोर्स, मास्टर्स का कोर्स। ऐसा आपको MBBS वालों को भी करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ता है, तो यहाँ कोई नई बात नहीं है, ठीक है। कई लोग को मालूम नहीं होता है तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ। BAMS के बाद आपको MS करना होता है मास्टर्स का, तो आप सर्जरी कर सकते हो। सर्जरी भी बहुत प्रकार की सर्जरी कर सकते हो। आप हृदय के मतलब सर्जन नहीं बन सकते, मतलब आप कार्डियक सर्जरी नहीं कर सकते, आप ब्रेन की सर्जरी नहीं कर सकते, ऐसी जो मेजर सर्जरी है वो आप नहीं कर सकते। लेकिन जो छोटी मोटी सर्जरीज़ है, जैसे कि स्टोन निकालना, स्टोन्स का ऑपरेशन होता है, ट्यूमर का ऑपरेशन होता है, बच्चे का ऑपरेशन होता है, डिलीवरी करवाना होता है फीमेल का, ठीक है, और आँख, कान, नाक, गला ये सब का जो ऑपरेशंस होता है, ये सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हो, ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस करने के आपको चांस मिलते हैं। मास्टर्स आपने जिस कोर्स में की होगी वो वाला ऑपरेशन आप कर पाओगे, लेकिन आप हार्ट के या दिमाग के ये सब चीज़ के सर्जन नहीं बन सकते, वो सिर्फ MBBS वाला बनता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो BAMS में भी सर्जरी का ऑप्शन है, आपको एकदम डॉक्टर की तरह फील आएगा, एकदम MBBS वाले की तरह फील आएगा, ठीक है। गर्मी बहुत है, पसीना टपक रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी है। खैर गर्मी पे क्या ही बात करें, क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो रहा है आप जानते ही हो। फिलहाल बात कर लेते हैं BAMS की। BAMS सर्जरी की हम बात कर रहे थे, तो MBBS के बाद सबसे जो बेस्ट कोर्स होगा मेडिकल में वो मैं BAMS को कहूँगी, ठीक है। इसमें आप सर्जरी भी कर सकते हो, अपना खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हो, नाम के आगे डॉक्टर भी लगेगा, अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो, इसकी गवर्नमेंट जॉब भी आती हैं, इसकी प्राइवेट भर्तियां भी आती हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आपको बेनिफिट इसमें देखने को मिलता है। सैलरी की बात कर लें कि एक BAMS वाला डॉक्टर कितना कमा सकता है, उसकी थोड़ा सी हम बात कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, BAMS डॉक्टर की सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी की बात करें तो MBBS वाला भी अगर मतलब MBBS करने के तुरंत बाद गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसकी भी 35,000 से 50,000 तक सैलरी होती है। वैसे ही एक BAMS वाले की भी तुरंत अगर वो कोर्स करके निकला है तो गवर्नमेंट जॉब में 35,000 से लेकर के 50,000 तक आपकी सैलरी रहती है। ये एक MBBS वाले की भी इतनी ही रहती है, BAMS की भी इतनी रहती है। मैं आपको तुलना करके बता रही हूँ, तो आप ऐसा ना सोचें कि MBBS सैलरी के मामले में, गवर्नमेंट सैलरी के मामले में इससे ज़्यादा है। लेकिन एक नुकसान आपको होता है कि MBBS करने के बाद एम्स में आप जा सकते हो और एम्स में जो सैलरी होती है वो आपकी अराउंड 1 लाख होती है पर मंथ, स्टार्टिंग ही। अगर आप एम्स में MBBS करने के बाद एम्स में जाते हो तो, लेकिन BAMS वाले एम्स में नहीं जा सकते, एम्स में आप नहीं जा सकते, BAMS वाले एम्स में नहीं जा सकते। ये एक सबसे बड़ा लॉस है। एम्स में BAMS का कोर्स नहीं होता और ना ही वहाँ BAMS के डॉक्टर्स जाते हैं। BAMS के डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हैं, लेकिन एम्स में, किसी भी एम्स में BAMS वालों की एंट्री नहीं होती है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो मैं आपको पॉजिटिव भी बता रही हूँ, नेगेटिव भी बता रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला ख्वाब आप नहीं देख सकते जो कि MBBS वाला कर सकता है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल ओपन करते हो, प्राइवेट,
तो प्राइवेट में लगभग एक MBBS वाला जितना कमाता है लगभग सेम ही BAMS वाला भी कमाता है अगर प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रहा है, ठीक है, लगभग सेम। हाँ, कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि आपका मेदांता हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, ये सब बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनसे हम तुलना नहीं कर रहे, एक नॉर्मल हॉस्पिटल की तुलना कर रहे हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट जब अपना खुद का हॉस्पिटल ओपन करता है, उसका पहले से कोई पिताजी द्वारा हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, एक नॉर्मल हॉस्पिटल है, तो एक नॉर्मल हॉस्पिटल में जितना एक MBBS वाला कमाता है उतना ही एक BAMS वाला भी कमाता है, ठीक है। एक नॉर्मल हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ, बहुत एक्सट्रीम बड़े वाले हॉस्पिटल की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे MBBS वाले ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। सो प्राइवेट में लगभग आप मान के चलो अगर आप मेहनत करोगे तो 1 लाख प्लस आपकी सैलरी चली जाती है, ठीक है। अच्छा, आगे चल के आप मास्टर्स या जो स्पेशलाइजेशन कोर्स है वो सब कर सकते हो BAMS के बाद। मैं आपको एक बार MBBS से तुलना करके बता देती हूँ कि MBBS वालों को आपसे ज़्यादा क्या बेनिफिट है। देखो, MBBS की तुलना में अगर BAMS की बात करें कि क्या क्या कमी है BAMS में MBBS की तुलना में, क्यों MBBS फर्स्ट पे है ये सेकंड में है, वो आपको जानना चाहिए। MBBS की तुलना में जो आपका सर्जरी है, सर्जरी, वो आप कार्डियक सर्जरी नहीं कर सकते, कार्डियक सर्जरी नहीं कर सकते, मतलब हृदय से रिलेटेड सर्जरी आप नहीं कर सकते, ठीक है। न्यूरो सर्जन आप नहीं बन सकते, यानी दिमाग से रिलेटेड, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड न्यूरो सर्जन आप नहीं बन सकते, ठीक है। और भी कुछ ऐसी सर्जरीज हैं जो आप नहीं कर सकते, सर्जरी ऑल तरह की, मतलब हर तरह की सर्जरी आप नहीं कर सकते, कुछ ही स्पेशलाइज सर्जरी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑप्शन है सर्जरी के, फिर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक MBBS वाला भी ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूरो सर्जन, कार्डियो सर्जन या मतलब जो बहुत हाई लेवल की सर्जरी हो वही करे। एक MBBS वाला भी कई बार आपको गायनेकोलॉजिस्ट देखने को मिलेगा, तो वैसा आप BAMS करके भी कर सकते हो, ठीक है। BAMS करने के बाद कि अपना हॉस्पिटल आप खोल सकते हो, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं वो ज़्यादातर अलाउड नहीं है, कुछ जगहों पे अलाउड है, कुछ जगहों पे नहीं अलाउड है। आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन देखने पड़ती हैं, ये थोड़ा सा इसके लॉस की बात है। तीसरा लॉस की बात बताऊं तो आप एम्स में नहीं जा सकते, एम्स में नहीं जा सकते जो कि इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है मेडिकल की, उसमें आप नहीं जा सकते। ये 3 इसके नुकसान की बातें हैं, और कोई नुकसान मुझे तो नज़र नहीं आता, ठीक है। BAMS करने का और कोई नुकसान मुझे नज़र नहीं आता। इसमें अगर आप करियर स्कोप की बात कर लें, करियर स्कोप, अगर हम करियर स्कोप की बात करें तो इसमें MBBS के मुकाबले अगर गवर्नमेंट में देखा जाए एम्स को छोड़ करके तो सेम ही सैलरी आपको मिलेगी। प्राइवेट में भी लगभग सेम ही कमा लेता है BAMS वाला भी, लेकिन करियर स्कोप में जो जो नेगेटिव पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, जो जो नेगेटिव पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। तो करियर स्कोप में आपको सैलरी के मामले में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अब्रॉड में यानी विदेशों में अगर जाना है तो विदेशों में इसका स्कोप कम है। अब्रॉड में स्कोप कम है, लेकिन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इसका। इंडिया में अगर आप स्कोप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी हर साल गवर्नमेंट भर्तियाँ भी आती हैं, प्राइवेट भर्तियाँ भी आती हैं। सो अगर आप खुद का नहीं हुई कुछ ओपन करना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट या प्राइवेट भर्तियों के ज़रिए भी डॉक्टर बन सकते हो। सो करियर स्कोप में इतनी सारी बातें हैं। अब्रॉड में कम है, इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की भर्तियाँ आती हैं, अपना खुद का भी ओपन कर सकते हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। सो MBBS अगर नहीं मिल रहा है तो आप BAMS को एज अ बेस्ट ऑप्शन लेके चल सकते हो अगर आपको MBBS नहीं मिल रहा। MBBS प्राइवेट की भी फीस MBBS के मुकाबले मतलब बहुत गुना कम है। MBBS अगर आप इंडिया से करना चाहोगे प्राइवेट में तो MBBS की फ़ीस आपकी 80 लाख से ज़्यादा ही लगेगी, कम नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप मतलब पूरे कोर्स की, और अगर आप BAMS प्राइवेट करना चाहते हो BAMS, तो उसकी जो फीस है वो आपकी 20 लाख में आराम से हो जाएगा। 15 से 20 लाख में आपका आराम से कोर्स हो जाएगा। एक अच्छे कॉलेज से 15-20 लाख में आपका BAMS प्राइवेट हो जाएगा। लेकिन MBBS प्राइवेट जो है वो आपका कम से कम 80 लाख रुपए लगेगा। ये मिनिमम मैंने बताया, इससे 1 करोड़ तक भी जाता है, 1 करोड़ तक भी जाता है। तो आप खुद डिसाइड कर लें कि किस में कितना बेनिफिट है और किस में आपको जाना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। और गवर्नमेंट में देखा जाए तो MBBS तो बेटर है ही। MBBS में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, BAMS में थोड़ी ही कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है।
सो इस बारे में आप सोच लें। आई होप मैंने आपको सारा कंपैरिजन बता दिया, A to Z डिटेल बता दी, BAMS की सब कुछ बता दिया। इसके अलावा इस तरह का वीडियो आपको किसी और कोर्स पे चाहिए तो उस कोर्स का नाम आप मेंशन करें कि मैम इस पे भी इसी तरह का डिटेल वीडियो बना दो, तो मैं उस कोर्स पे भी इसी तरह का डिटेल वीडियो बना दूंगी। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। बाय, टेक केयर।